तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी के वो 7 साल जो तुमने मेरे साथ बिताए, उसके बदले में ये कुछ लाख रुपए मुआवजा भी रख दिया है। अद्वैत शेखावत की आवाज इतनी ठंडी थी कि उस लग्जरी पेंट हाउस का माहौल और भी भारी हो गया। उसने तलाक के पेपर्स का पुलिंदा कांच की टेबल पर फेंक दिया, जहां उसकी पत्नी आरोही घुटनों के बल बैठकर फर्श पर लगे एक छोटे से दाग को साफ कर रही थी। अद्वैत ने उसे नफरत से देखा और बोला, खुद को जरा देखो आरोही, ये सस्ते सूती कपड़े, बालों से आते किचन के मसालों की खुशबू। क्या तुम सच में इसी हालत में मेरी कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी पार्टी में जाने का सोच रही हो? मैं कोई छोटा मोटा दुकानदार नहीं हूं, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं और मुझे तुम्हारे जैसी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहने वाली बीवी नहीं चाहिए। आरोही के हाथ वहीं रुक गए। उसकी पतली उंगलियां उस सफाई वाले कपड़े को और कसकर पकड़ गईं। उसने सिर ऊपर नहीं उठाया क्योंकि उसे पता था अगर उसने अद्वैत की तरफ देखा तो उसकी आंखों में छिपा दर्द और सालों का समझौता साफ नजर आ जाएगा और अद्वैत हमेशा की तरह उसे उसकी कमजोरी समझेगा। पिछले 7 सालों से आरोही ने खुद को जानबूझकर पीछे कर लिया था ताकि अद्वैत अपने सपनों को पूरा कर सके। एक वक्त था जब आरोही अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे होनहार बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट थी। अद्वैत के स्ट्रगल वाले दिनों में वही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन आज जब अद्वैत कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था तो उसे आरोही घर के किसी पुरानी और बेकार फर्नीचर जैसी लगने लगी थी, जिसे अब बाहर निकाल देने का समय आ गया था। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए अद्वैत की मां पद्मिनी देवी की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था और आरोही के लिए नफरत भी। उन्होंने अपने महंगे सैंडल से उसी जगह पर पैर रखकर फर्श फिर गंदा कर दिया जिसे आरोही अभी साफ कर चुकी थी और ताने मारते हुए बोली, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, अब वो आसमान में उड़ने वाला बाज बन चुका है। उसके साथ किसी बड़े और अमीर खानदान की लड़की ही अच्छी लगेगी। तुम्हारे जैसी औरत जिसके पास ना कोई ढंग की डिग्री है और ना कोई बड़ा परिवार। तुम्हें तो हमने इस घर में नौकरानी की तरह रहने दिया, यही बहुत बड़ा एहसान किया है। चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और हमारे शेखावत परिवार का तमाशा मत बनाओ। आरोही के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये मुस्कान खुशी की नहीं थी बल्कि उस थकान की थी जो अब उसकी रूह तक पहुंच चुकी थी। वो धीरे से उठी और उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई जो अपने नए पैसे और घमंड में उसकी इज्जत को रोज कुचल रहे थे। आरोही ने कोई बहस नहीं की क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जो लोग इंसान से ज्यादा पैसे की इज्जत करते हैं उनके सामने किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। तभी अंदर वाले कमरे से 6 साल की नन्ही जिया भागती हुई बाहर आई। उसके छोटे छोटे हाथों में एक पुराना सा लकड़ी का हवाई जहाज था जिसका रंग भी उतर चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। जिया को तलाक का मतलब नहीं पता था, लेकिन उसने घर का बदला हुआ माहौल महसूस कर लिया था। वो दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई और कांपती आवाज में बोली, माँ, आप मत रोना। आपने ही तो कहा था कि भगवान अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। पापा प्लीज माँ को मत डांटिए। मेरी माँ दुनिया का सबसे टेस्टी खाना बनाती है और मुझे अच्छी अच्छी कविताएं भी सिखाती है। अद्वैत ने अपनी ही बेटी को कंधे से पकड़कर हल्का सा पीछे कर दिया और बोला, बच्चों को बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। अपनी बेटी के साथ अद्वैत का ये छोटा सा लेकिन बेरहम व्यवहार देखकर आरोही का सब्र आखिर टूट गया। वो अपनी हर बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अपनी मासूम बेटी के दिल पर लगी एक छोटी सी चोट भी नहीं। उसी पल उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति जैसी थी। वो धीरे धीरे टेबल की तरफ गई। उसने पेन उठाया और बिना एक पल रुके तलाक के पेपर्स पर अपने साइन कर दिए। ठीक है, मैंने साइन कर दिए, लेकिन इस घर से जाने से पहले मैं अपना वो सामान वापस लेकर जाऊंगी जो सिर्फ मेरा है। आरोही की आवाज़ इतनी शांत थी कि एक पल के लिए अद्वैत भी चौंक गया। आरोही ने जिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। उधर अद्वैत और उसकी माँ
अपनी जीत पर खुश होने लगे। करीब 20 मिनट बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया की चमक उस उदास घर में फैल गई हो। वो थकी हुई, फीके कपड़ों वाली आरोही अब वहां नहीं थी। कमरे से बाहर जो औरत निकली, उसे देखकर अद्वैत और पद्मिनी की सांसें अटक गईं। आरोही ने बेहद खूबसूरत वाइन रेड रंग का डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था, जिस पर हजारों असली स्वारोस्की क्रिस्टल लगे थे और उनकी चमक रात के आसमान में टिमटिमाते तारों जैसी लग रही थी। ये जोड़ा उसके पापा ने उसके 25वें बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया था। यही एक ऐसा आउटफिट था जिसे आरोही ने पूरे 7 साल तक अपनी अलमारी के सबसे अंदर वाले कोने में छिपा कर रखा था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसकी दौलत उसके उस सच्चे और मासूम प्यार पर दाग न लगा दे जिसे वो भगवान की तरह मानती थी। उसके बाल जो हमेशा एक सिंपल से जुड़े में बंधे रहते थे, आज खुले हुए थे और उसकी पतली सी कमर तक लहराते हुए आ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा सबको उसके गले का हार देखकर झटका लगा। 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत वाला नीले हीरों का वो हार ऐसी शाही चमक बिखेर रहा था जिसकी कल्पना भी पद्मिनी 7 जन्म तक नहीं कर सकती थी। पद्मिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम ये इतना अजीब लेकिन इतना महंगा दिखने वाला आउटफिट कहाँ से चुरा कर लाई हो? ये सब नकली है ना? तुमने जरूर चोरी की है। अद्वैत भी पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को कभी इस तरह रॉयल अंदाज में नहीं देखा था। आरोही की आंखों में अब एक बेबस गृहिणी की मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रानी का आत्मविश्वास था जो अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस लेने आई हो। आरोही ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी बेटी जिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिसे अब सफेद रेशम परी जैसी फ्रॉक पहना दी गई थी। वो अपनी बेटी को लेकर सीधे मेन गेट की तरफ चल पड़ी। तभी उस शांत और पौष सड़क पर अचानक भारी इंजनों की आवाज गूंज उठी। 3 लंबी काले रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ियां एक साथ शेखावत विला के गेट पर आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और काले सूट पहने कमांडो जैसे दिखने वाले सिक्योरिटी गार्ड एक साथ बाहर निकले और सिर झुकाकर सलाम करने लगे। तभी बीच वाली कार से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया, जिसके चेहरे पर सम्मान और अधिकार दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो आगे बढ़ा। वो कोई और नहीं बल्कि आरोही के पिता का चीफ मैनेजर था। उसकी भारी आवाज पूरे विला में गूंज गई। मालकिन, चेयरमैन साहब ने आपका बहुत लंबा इंतजार किया है। राणा इंडस्ट्रीज का पूरा साम्राज्य अब आधिकारिक तौर पर आपके नाम हो चुका है। सारी कानूनी प्रक्रिया कल रात पूरी हो गई थी। आपकी और छोटी मालकिन की वापसी के लिए गाड़ियां तैयार हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम अब अपने घर चलें। अद्वैत वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसके हाथ से उसका महंगा फोन छूटकर नीचे गिरा और टूट गया। उसके दिमाग में जैसे एक साथ हजारों धमाके हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस औरत को उसने अभी कुछ देर पहले एक बोझ समझकर घर से निकाल दिया, वही असल में इंडिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर बिजनेस एम्पायर राणा इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस है, जिस एम्पायर तक पहुंचने का सपना वो हर सुबह देखता था। आरोही ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरे शाही अंदाज में कार में बैठ गई और पीछे छोड़ गई उन लालची लोगों को जो अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पर पछता रहे थे। लेकिन अब उनका पछतावा भी किसी काम आने वाला नहीं था, क्योंकि जो तूफान उनकी तरफ बढ़ चुका था उससे बचना अब नामुमकिन था। शाही गाड़ियों का काफिला चमचमाती सड़कों पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। काले शीशे के पीछे बैठी आरोही ने देखा कि अद्वैत और उसकी माँ की परछाइयाँ धीरे धीरे उसकी नज़रों से गायब हो गईं। कार के अंदर गहरा सन्नाटा था और चंदन की हल्की सी महंगी खुशबू फैली हुई थी। आरोही ने सीट पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसके सामने पिछले 7 साल किसी फिल्म की तरह चलने लगे। आज उसे लग रहा था कि वो वक्त पूरा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत धोखा था, लेकिन यही वो दौर भी था जब उसने पहली बार प्यार को पूरे दिल से महसूस किया था। 7 साल पहले आरोही राणा
इस शहर के सबसे अमीर और चर्चित परिवारों में से एक की बेटी थी। उसके पास सब कुछ था, बेइंतहा खूबसूरती, बेहिसाब दौलत और कमाल का दिमाग। लेकिन उसने ये सब छोड़कर अद्वैत शेखावत को चुना, जो उस समय सिर्फ एक साधारण इंजीनियर था। जेब लगभग खाली थी, लेकिन आंखों में बहुत बड़े सपने थे। दोनों की मुलाकातें किसी 5 स्टार होटल में नहीं, बल्कि जूहू चौपाटी की भीड़ में होती थी। दोनों अद्वैत के पुराने स्कूटर पर पूरा शहर घूमते थे, बारिश में भीगते हुए बड़ा पाव खाना और एक ही कुल्हड़ से चाय पीना उनके प्यार की सबसे प्यारी याद बन गया था। अद्वैत अक्सर समंदर के किनारे घुटनों के बल बैठकर उससे कहता था, आरोही, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा ये साबित करने में कि तुम्हारे पापा गलत हैं और तुमने मुझ पर जो भरोसा किया है वो बिल्कुल सही है। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए ऐसा महल बनाऊंगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। उस समय आरोही को लगता था कि उसकी जिंदगी से बढ़कर कोई खुशकिस्मत नहीं है। उसने अपने पिता अशोक राणा की बनाई हुई सुरक्षित दुनिया छोड़ दी थी। उसने लाखों के कपड़े छोड़ दिए, यहाँ तक कि उसने कभी भी अद्वैत को ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और वो इतनी अमीर है। वो अद्वैत के साथ 150 वर्ग फुट के छोटे से कमरे में रहने चली गई थी। कई रातें ऐसी भी आईं जब दोनों ने सिर्फ दाल और सूखी रोटी खाकर गुजारा किया, लेकिन उस छोटे से कमरे में उनकी हंसी कभी कम नहीं हुई। आरोही ने अपनी पूरी पॉकेट मनी और सारी बचत लगाकर अद्वैत को उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट दिलाया था। जब अद्वैत काम करते करते थक जाता तो आरोही उसके हाथ अपने हाथों में लेकर उसे फिर से हिम्मत देती। उसे पूरा भरोसा था कि अगर प्यार सच्चा हो तो पैसा और स्टेटस की कोई भी दीवार ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। लेकिन असली जिंदगी किताबों वाली लव स्टोरी जैसी नहीं होती। जैसे जैसे अद्वैत की किस्मत चमकती गई और उसकी कंपनी करोड़ों कमाने लगी, वैसे वैसे उनके रिश्ते में दरारें बढ़ती चली गईं। जो अद्वैत कभी आरोही को अपनी दुनिया मानता था, वही अब सिर्फ फायदा देखने वाला बिजनेसमैन बन चुका था। वो रात रात भर पार्टियों में रहने लगा। उसे अपनी उस पत्नी पर शर्म आने लगी जो सिंपल कपड़े पहनकर घर संभालती थी। धीरे धीरे वो अपनी माँ की जहरीली बातों में आ गया, जिसने उसके दिमाग में ये भर दिया कि आरोही ही उसकी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आखिरकार पैसों की चमक ने उस सच्चे और पवित्र प्यार को पूरी तरह से अंधा कर दिया। अचानक जिया ने कार में अपनी जगह बदली और अपनी नन्ही बाहें अपनी माँ के गले में डाल दी। जिया के ऐसा करते ही आरोही उन दर्द भरी यादों से बाहर आ गई। बच्ची खिड़की के बाहर देखते हुए बड़ी खुशी से बोली, माँ, ये काले कपड़े वाले अंकल नाना जी के दोस्त हैं ना? ये गाड़ी कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट है। पापा की पुरानी गाड़ी की तरह बिल्कुल झटके नहीं लगते। जिया की ये मासूम बातें सुनकर आरोही का दिल फिर से टूट गया। उसे अब साफ समझ आ गया था कि जिस प्यार को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी थी, वो प्यार असल में सिर्फ उसका अपना बनाया हुआ एक सपना था। उसने जिस इंसान से दिल लगाया था वो वैसा इंसान कभी था ही नहीं। तभी सामने बैठे मैनेजर के टैबलेट पर लाल रंग की एक नोटिफिकेशन चमकी। उसने पूरे सम्मान से पीछे मुड़कर कहा, मालकिन, चेयरमैन साहब ने अद्वैत शेखावत की कंपनी का बैंकों वाला पूरा कर्ज अपने नाम ले लिया है। अब कानूनी तौर पर वो हमारा सबसे बड़ा कर्जदार है और उसकी पूरी कंपनी हमारे कंट्रोल में है। अब आप बताइए उसके साथ क्या करना है। आरोही ने अपने गले में पड़े भारी और ठंडे हीरों के हार की तरफ देखा। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें जरा भी नरमी नहीं थी। अब वो सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं थी, बल्कि अपने टूटे हुए सम्मान की राख से दोबारा उठी एक ताकतवर औरत बन चुकी थी। उसे उसके उस झूठे और कांच के महल में थोड़ी देर और खुश रहने दो। आरोही ने बिल्कुल शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ वो अपनी आंखों से देखे कि जिस महल पर उसे इतना घमंड है उसकी नींव रेत पर खड़ी है और मेरे यही हाथ जिन्हें आज सुबह उसकी माँ पद्मिनी ने गंदा और अछूत कहकर बेइज्जत किया था, वही हाथ उसके उस महल की आखिरी ईंट निकालकर उसे जमीन पर गिरा देंगे। कुछ रिश्ते करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदे जा सकते, और जब कुछ लोग एक बार मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर पूरी जिंदगी उनकी परछाई तक देखने को नहीं मिलती।
कुछ ही देर में गाड़ियों का काफिला राणा एस्टेट के विशाल लोहे के गेट के सामने आकर रुक गया। बाहर चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यही वो दरवाजा था जहां से 7 साल पहले आरोही बिल्कुल खाली हाथ और दिल में झूठे प्यार की उम्मीद लेकर बाहर निकली थी। आज जब वही दरवाजा धीरे धीरे खुला तो ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का वो बंद हो चुका पन्ना फिर से खुल गया हो, जिसे उसने हमेशा के लिए खत्म मान लिया था। मैनेजर पूरे सम्मान के साथ माँ और बेटी को अंदर मेन हॉल तक लेकर गया। सामने भारत के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन और राणा इंडस्ट्रीज के मालिक श्री अशोक राणा खड़े थे। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। जिस चेहरे से बड़े बड़े नेता तक डरते थे, आज उसी चेहरे पर अपनी बेटी और अपनी नातिन को देखकर आंसू बह रहे थे। उस नातिन को जिसे उन्होंने आज तक सिर्फ छुपकर ली गई तस्वीरों में ही देखा था। अशोक जी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई ताना नहीं दिया। वो बस आगे बढ़े और अपनी नातिन जिया को सीने से लगा लिया। उनकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। तुम घर आ गई मेरी बच्ची। अब इस दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम दोनों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ये सुनते ही आरोही वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसके अंदर 7 सालों से दबा हुआ सारा दर्द आंसुओं की तरह बह निकला। ये आंसू उस टूटे हुए प्यार के लिए नहीं थे, बल्कि अपने उस पिता के लिए थे जिन्हें उसने अपने एक गलत फैसले की वजह से 7 साल तक दर्द दिया था। रात को जब जिया अपने लिए खास तौर पर सजाए गए राजकुमारी वाले कमरे में आराम से सो गई, तब आरोही अपने पिता के साथ उनके बड़े से स्टडी रूम में बैठी थी। अब आगे क्या सोच रखा है बेटी? अशोक जी ने कागजों का एक बड़ा सा बंडल उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। राणा इंडस्ट्रीज की पूरे हिस्सेदारी, सारे बड़े प्रोजेक्ट और सारी प्रॉपर्टी मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी। कल सुबह सूरज निकलते ही तुम इस पूरे एम्पायर की इकलौती मालकिन और चेयरपर्सन बन जाओगी। आरोही धीरे धीरे उन फाइलों के पन्ने देखने लगी। तभी उसकी नजर एक पन्ने पर जाकर रुक गई। उसमें उन कंपनियों की लिस्ट थी जो राणा इंडस्ट्रीज के साथ काम करने के लिए हर कोशिश कर रही थी। उसी लिस्ट में सबसे नीचे शेखावत रियल एस्टेट का नाम भी लिखा था। यही वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे हासिल करने के लिए अद्वैत ने दिन रात एक कर दिया था। उसी कॉन्ट्रैक्ट के लालच में उसने अमीर और बिगड़ी हुई काव्या से रिश्ता भी जोड़ लिया था। उसे लगता था कि काव्या के रसूख की वजह से उसे ये कॉन्ट्रैक्ट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पूरा खेल और ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही आरोही के पिता अशोक राणा के इशारों पर चल रहा था। दुनिया का इंसाफ बड़ा अजीब होता है और सबसे सही वक्त पर होता है। अद्वैत हमेशा सीना ठोक कर कहता था कि उसने जो भी कमाया है अपने दम पर कमाया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जितने भी बड़े पुराने सौदे पास हुए थे, उन सबके पीछे अशोक जी का हाथ था। उन्होंने ही चुपचाप दबाव डालकर सब मंजूर करवाया था ताकि उनकी इकलौती बेटी को जिंदगी में कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। लेकिन दौलत के घमंड ने अद्वैत को इतना अंधा कर दिया था कि उसे लगने लगा था कि वही बिजनेस की दुनिया का भगवान है, जबकि सच तो ये था कि वो बड़े खिलाड़ियों के बिछाए हुए खेल में बस एक छोटा सा मोहरा था। आरोही ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब ठंडी आग जल रही थी। मैं साउथ सिटी वाला नया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट खुद संभालूंगी, लेकिन आपके नाम से नहीं, बल्कि राणा इंडस्ट्रीज की नई चेयरपर्सन बनकर। अब मैं उस घमंडी इंसान को दिखाऊंगी कि जिस ऊंचाई पर बैठने का उसे घमंड है, वो मेरी जूतियों की धूल के बराबर भी नहीं है। उधर शेखावत हाउस में खुशी का माहौल कुछ ही देर में डर में बदल चुका था। पद्मिनी पागलों की तरह शहर के हर बड़े ज्वेलर को फोन करके उस नेकलेस की कीमत पूछ रही थी जो आरोही पहन कर गई थी। क्या कहा तुमने? वो डायमंड्स असली थे? 5 करोड़ के? इतना सुनते ही पद्मिनी का गला सूख गया और उनकी आवाज कांपने लगी। अद्वैत सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे उसके अंदर से जान ही निकल गई हो। आरोही का नया रूप और उसके साथ चल रही काले रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ियां बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। उसका सारा कॉन्फिडेंस पल भर में खत्म हो चुका था। तभी काव्या का फोन आया, जिसे अद्वैत अपनी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह समझता था। फोन उठाते ही काव्या चीख पड़ी, अद्वैत, ये क्या चल रहा है?
राणा इंडस्ट्रीज ने हमारी सारी मीटिंग्स अचानक से कैंसिल क्यों कर दी? पापा ने साफ कह दिया है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से गया तो फिर शादी तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। अद्वैत के माथे से पसीना बहने लगा। उसने हकलाते हुए काव्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अब डर घर कर चुका था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसकी सीधी सादी पत्नी का घर छोड़कर जाना सिर्फ एक औरत का जाना नहीं था, बल्कि वो अपनी पूरी नींव खुद उखाड़ चुका था। अगली सुबह अद्वैत के ऑफिस में एक नोटिस आया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। राणा इंडस्ट्रीज की तरफ से बुलावा आया था। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए खत्म करने से पहले वो शेखावत कंपनी के मालिक से आमने सामने बात करना चाहते थे। अद्वैत को लगा जैसे डूबते हुए को आखिरी सहारा मिल गया हो। उसने अपना सबसे महंगा इटालियन सूट पहना और खुद को दिलासा दिया कि अपनी बातों और काव्या के नाम का सहारा लेकर वो ये डील बचा लेगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राणा टावर्स की 75वीं मंजिल पर जिस इंसान से मिलने वो जा रहा है वो वही औरत है जिसे उसने कल अपने घर से निकाल दिया था। एक समझदार और मजबूत औरत कभी सड़क पर चिल्लाकर या गालियां देकर बदला नहीं लेती। उसका बदला उसका सन्नाटा होता है जो सामने वाले की रूह तक हिला देता है। असली बदला तब होता है जब वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि सामने वाले की गर्दन उसे देखने के लिए ऊपर उठते उठते थक जाए। आरोही बड़े शीशे के सामने खड़ी होकर अपने ब्लैक सूट का कॉलर ठीक कर रही थी। उसकी आंखों में वैसी ठंडक थी जिसे कोई पिघला नहीं सकता था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। राणा टावर्स के शीशों पर सुबह की धूप ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान में कोई बड़ी तलवार खड़ी हो। अद्वैत घबराते हुए अपनी टाई ठीक करता हुआ बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। घर से निकलते वक्त पद्मिनी ने उसे समझाया था, बेटा बस ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आ जाना, फिर हम इस शहर के सबसे अमीर लोगों में गिने जाएंगे। उस मनहूस आरोही को भूल जा, उसका जाना ही हमारे लिए लकी साबित हुआ है। अद्वैत वीआईपी लिफ्ट से 68वीं मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही चेयरमैन ऑफिस का दरवाजा खुला उसने देखा सामने बड़ी सी लकड़ी की टेबल थी और उसके पीछे कुर्सी दूसरी तरफ घूमी हुई थी। टेबल पर उसकी कंपनी की सारी फाइलें रखी थी जिनमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं था। आरोही की समझदारी और उसके पिता के छुपे हुए सपोर्ट के बिना अद्वैत की कंपनी ताश के पत्तों का महल थी जो हल्की सी हवा में बिखर सकती थी। अद्वैत ने चेहरे पर नकली मुस्कान लाई और अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही कुर्सी उसकी तरफ घूमी उसकी मुस्कान वहीं जम गई और आंखें डर से फैल गईं। तुम आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये चेयरमैन का ऑफिस है, यहाँ से अभी बाहर निकलो वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। उसकी आवाज तक कांप रही थी। आरोही अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने आराम से अपना ब्लैक चश्मा उतारा और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर शेखावत, मैं अपनी ही कुर्सी पर बैठी हूं, लेकिन लगता है अभी तक आपको दूसरों के सामने सिर झुकाकर बात करना नहीं आया। तभी दरवाजा खुला और जनरल मैनेजर अंदर आया। उसने बहुत इज्जत से आरोही के सामने कॉफी रखी और बोला, मैम, सारे सीनियर ऑफिसर्स बोर्ड रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर शेखावत का टेंडर हमेशा के लिए रिजेक्ट करने के लिए बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। अद्वैत को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। मैम, चेयरपर्सन, ये कैसे हो सकता है? जो औरत कल तक उसके घर में बर्तन धो रही थी वो आज देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन कैसे बन गई? आरोही धीरे से उठी। उसके महंगे जूतों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने अद्वैत की टेंडर फाइल उठाई और पूरी ताकत से उसके सीने पर दे मारी। सारे कागज हवा में उड़कर पूरे कमरे में फैल गए। तुमने मुझे नौकरानी कहा क्योंकि तुम्हारी सोच कभी किचन से बाहर निकली ही नहीं। तुमने मुझे गंवार कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी औकात ही नहीं थी कि मेरी सादगी की कीमत समझ सको। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पिछले 7 सालों में जो कुछ भी तुमने हासिल किया वो तुम्हारी 2 कौड़ी की अकल की वजह से था? कभी सोचा इतने बड़े बैंक तुम्हें बिना गारंटी करोड़ों का लोन क्यों देते थे? क्योंकि मेरे पापा ने मेरी झूठी कसम निभाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। अद्वैत के पैर कांपने लगे। वह आगे बढ़ा और आरोही का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने उसे जोर से धक्का देकर पीछे कर दिया। आरोही,
प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मैं माँ और काव्या की बातों में आ गया था। मैं आज भी सिर्फ तुमसे और अपनी बेटी जिया से प्यार करता हूँ। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। आरोही ने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कोई गंदे कीड़े को देखता है। प्यार? तुम सिर्फ पैसे और अपनी कुर्सी से प्यार करते हो। प्यार जैसे पवित्र शब्द को अपने गंदे मुंह से मत बोलो। सिर्फ 24 घंटे पहले तुम मुझे मनहूस औरत कह रहे थे और आज मेरा स्टेटस देखकर, मेरी असलियत जानकर तुम्हारे मुंह से प्यार निकल रहा है। तुम्हारी सोच देखकर अब मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। पद्मिनी और काव्या हाँफते हुए अंदर आए। पद्मिनी ने आरोही को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आकर ड्रामा कर रही है। अद्वैत बेटा, सिक्योरिटी बुला और इसे धक्के मारकर बाहर निकलवा। लेकिन अगले ही पल पद्मिनी की आवाज बंद हो गई, क्योंकि 15 हथियारबंद गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। काव्या की नजर जैसे ही टेबल पर रखी गोल्डन नेम प्लेट पर गई, जिस पर चेयरपर्सन आरोही राणा लिखा था, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसकी जुबान बंद हो गई। आरोही ने पद्मिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा था मिसेस शेखावत। जिस दिन मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन करके आपका सड़ा हुआ घर छोड़ा, उसी दिन मेरी किस्मत बदल गई। लेकिन वो किस्मत मेरी थी। आपके और आपके इस लाडले बेटे के हिस्से में अब सिर्फ बर्बादी है। इसी वक्त से राणा इंडस्ट्रीज आपका हर रिश्ता खत्म करती है। और एक खुशखबरी और सुन लीजिए, जिस बड़े बंगले में आप इतने रौब से रहती हैं, वह हमारी ही एक छोटी सी कंपनी के पास गिरवी रखा हुआ है। अगर 24 घंटे के अंदर पूरा पैसा वापस नहीं आया तो आप और आपका होनहार बेटा दोनों सड़क पर होंगे। इतना सुनते ही पद्मिनी की टांगों ने जवाब दे दिया और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। आरोही ने बिना एक सेकंड गवाए पीछे कदम बढ़ाए और वहां से निकलने की कोशिश की, ताकि इस तबाही की आग में वो खुद न जल जाए। अद्वैत उस आलीशान कमरे के बीचों बीच बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया। जिस औरत को उसने सिर्फ 1 मिनट के गुस्से में अपनी जिंदगी का बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, वही असल में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती खजाना थी। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। पद्मिनी के रोने की आवाज और अद्वैत की तेज धड़कनें पूरे माहौल को और भारी बना रही थी। काव्या, जो हमेशा अद्वैत को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, अब दीवार से लगकर खड़ी थी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि राणा परिवार से दुश्मनी लेना मतलब खुद अपनी बर्बादी को बुलावा देना है। आरोही फिर आराम से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन उसका शांत चेहरा किसी भी चीख से कई ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने अपनी सास की तरफ देखा। यही वो औरत थी जिसने एक दिन जानबूझकर उसके हाथों पर खौलता हुआ सूप गिरा दिया था और ताना मारते हुए कहा था कि वो एक घटिया लड़की है। पद्मिनी जी, याद है आपको? आपने कल क्या कहा था? आपने कहा था कि मैं आपके बेटे की कामयाबी पर लगा सबसे बड़ा दाग हूं। तो अब बताइए, जब यही दाग आज पूरे खानदान की सांसें अपने हाथ में लेकर बैठा है तो कैसा लग रहा है? पद्मिनी के होंठ बुरी तरह से कांपने लगे। आरोही बेटी, अब मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुढ़ापे में मेरी अकल ही काम करना बंद कर गई थी। हमारे घर पर रहम कर दे। तुझे अपनी उस छोटी सी बेटी का तो कुछ ख्याल होगा ना? क्या तू चाहेगी कि उसके पिता सड़क पर आ जाएं? जैसे ही पद्मिनी ने जिया का नाम दिया, आरोही के चेहरे की बची हुई सारी नरमी पल भर में गायब हो गई। वो तेजी से उठी और जाकर अपनी सास के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। जिस रात तुम लोगों ने मुझे और मेरी बच्ची को घर से धक्के देकर निकाला था, उस वक्त उस 6 साल की मासूम का जरा सा भी ख्याल आया था तुम्हें? और जब इस आदमी ने अपने झूठे घमंड में अपनी ही बेटी को ठुकरा दिया था, तब क्या ये बाप कहलाने के लायक था? अद्वैत की हालत अब किसी टूटे हुए इंसान जैसी हो चुकी थी। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ आया और आरोही के पैरों को पकड़ लिया। आरोही,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब इस काव्या की चाल थी। इसने मुझे लालच दिया था कि अगर मैं इसके साथ रहूं तो ये मुझे सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला देगी। मैंने जो भी किया वो तुम्हारे और जिया के अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो किया था। तुम चाहो तो मेरे मुंह पर थूक दो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन प्लीज प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़ो। ये कंपनी हम दोनों की मेहनत और पसीने से बनी है। आरोही ने उसे ऐसी नफरत से देखा कि उसकी नजरें ही उसे राख कर देने के लिए काफी थी। यही वो आदमी था जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी छोड़ दी थी, लेकिन आज महंगे सूट में खड़ा यही इंसान इतना कमजोर और घटिया निकला कि खुद को बचाने के लिए उसी औरत पर इल्जाम डाल रहा था जिसके साथ कल तक जीने मरने की कस्में खा रहा था। आरोही ने गर्दन घुमाकर काव्या की तरफ देखा। सुना तुमने? तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारी पीठ पीछे क्या बोल रहा है? जो आदमी अपने बुरे वक्त में उस पत्नी को बेच सकता है जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ क्या करेगा? अब भी तुम्हें इसके साथ अपना कोई फ्यूचर दिख रहा है? काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचकर अद्वैत की तरफ देखा। तुम इतने गिर सकते हो अद्वैत? मेरे पापा के सामने तो कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहे थे और मुझसे वादा कर रहे थे कि इस मनहूस औरत को घर से धक्के मारकर निकाल दोगे। तुमसे बड़ा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। जो दो लोग कल तक एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, आज वही एक दूसरे पर जहर उगल रहे थे। ये बहुत गंदा लेकिन बिल्कुल सच्चा तमाशा था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और जिया अपनी आया के साथ अंदर आई। उसने देखा कि उसके पापा जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं और उसकी दादी रो रही हैं, लेकिन इस बार वो भागकर उनके पास नहीं गई। उसने कसकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उस छोटी सी बच्ची ने अपने पापा की तरफ देखा और अपनी मासूम लेकिन साफ आवाज में ऐसी बात कही कि पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। पापा, माँ कहती है कि जब हम बहुत बुरी गलती करते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलती है। आपने मेरी माँ को बहुत रुलाया है, इसीलिए अब भगवान जी आपको मेरा सुपर हीरो नहीं बनने देंगे। आप यहाँ से चले जाइए। अब मैं अपनी माँ की खुद रक्षा करूंगी। एक छोटी सी बच्ची की ये बातें अद्वैत के बचे हुए घमंड को भी चूर चूर कर गईं। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ पैसा और बिजनेस ही नहीं खोया, बल्कि अपनी बेटी की नज़रों में अपनी इज्जत भी हमेशा के लिए खो दी, जिसके लिए वो दुनिया जीतने का दिखावा करता था। आरोही झुकी और जिया को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, इन सबको बाहर निकाल दो, और आज के बाद अगर इस शेखावत परिवार का कोई भी इंसान राणा टावर्स के 1 किलोमीटर के अंदर भी दिखाई दे तो उसे सीधे पुलिस के हवाले कर देना। जब अद्वैत और उसकी माँ को बेइज्जत करके बाहर ले जाया जा रहा था, तब आरोही ने एक लंबी सांस ली। उसे इस बदले से कोई खास खुशी नहीं मिली थी, बल्कि उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिली थी, जैसे बरसों से सीने पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर आखिरकार हट गया हो। लेकिन किस्मत का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। मैनेजर ने एक और लाल रंग की फाइल आरोही के सामने रख दी। मालकिन, हमारी जांच में पता चला है कि अद्वैत ने अपने पुराने नुकसान की भरपाई करने के लिए शहर के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन से करोड़ों रुपए उधार लिए हुए हैं। अगर आज हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो ये सिर्फ सड़क पर नहीं आएगा, बल्कि वो डॉन इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। आरोही ने वो फाइल देखी। कर्मों का फल हमेशा इंसान की सोच से भी जल्दी और बहुत ही डरावने तरीके से मिलता है। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और मन ही मन कहा, मेरी बच्ची, मैं इस गंदगी की एक बूंद भी तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी। अब हम अपनी एक नई और खूबसूरत दुनिया बसाएंगे। राणा टावर्स के उस ठंडे एसी वाले माहौल से बाहर निकलते ही अद्वैत को लगा जैसे मुंबई की तपती गर्मी उसे जिंदा जला रही हो। उसके पैरों में खड़े रहने तक की ताकत नहीं बची थी। पद्मिनी अब भी जोर जोर से चिल्लाकर काव्या को कोस रही थी और अद्वैत को गालियां दे रही थी कि वो आरोही के पैरों में क्यों नहीं गिरा। लेकिन अद्वैत को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस अपनी छोटी सी बेटी की वही बात बार बार गूंज रही थी, जिसने अब उसे अपना पिता मानने से ही इनकार कर दिया था। उसने अपनी कार की तरफ देखा, लेकिन वहां पहले से ही कुछ बेहद खतरनाक दिखने वाले गुंडे लोहे की रॉड लेकर खड़े थे। ये उसी अंडरवर्ल्ड डॉन के आदमी थे। क्यों शेखावत साहब, सुना है राणा इंडस्ट्रीज ने आपको लात मारकर बाहर निकाल दिया?
अब बताइए 20 करोड़ रुपए का क्या होगा? इतना कहते ही गुंडों के सरदार ने अद्वैत की गर्दन जोर से पकड़ ली। ये सब देखते ही काव्या ने फौरन एक चलती हुई टैक्सी रोकी और बिना एक बार भी पीछे देखे हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। प्यार के नाम पर किए गए उस सबसे बड़े धोखे का यही असली अंजाम था। दूसरी तरफ आरोही ने किसी सड़क छाप गुंडे की तरह बदला नहीं लिया। उसने अपने वकीलों की सबसे बड़ी टीम बुला ली। मैं चाहती हूं कि शादी के बाद जो भी प्रॉपर्टी जुड़ी है उसका एक एक पैसे का हिसाब निकाला जाए। अद्वैत ने अपनी माँ के अकाउंट में जो भी पैसा छिपाया है या अपनी उस गर्लफ्रेंड पर जितना भी खर्च किया है, मुझे सब कुछ ब्याज समेत वापस चाहिए। लेकिन हाँ, जिस बंगले में वो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां अभी 1 हफ्ते और रहने दिया जाए। मैनेजर को ये बात समझ नहीं आई। लेकिन मैम, उन्हें ये मौका क्यों दे रही हैं? आरोही ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये कोई मौका नहीं है। मैं चाहती हूं कि वो हर सुबह उठे और उन्हें ये डर सताए कि पता नहीं अगले पल उनके सिर से छत छिन जाएगी। बर्बादी का इंतजार करना कई बार बर्बाद हो जाने से भी ज्यादा दर्द देता है। मैं चाहती हूं कि वो वही तड़प महसूस करें जो मैंने पूरे 7 साल तक झेली है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो 1 हफ्ता शेखावत परिवार के लिए नरक से भी बदतर साबित हुआ। बैंक ने उनके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए। जो पद्मिनी कल तक आरोही के बनाए खाने में 100 कमियां निकालती थी, आज वही बाजार जाकर सड़ी हुई सब्जियां खरीदने पर मजबूर थी, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं बचे थे। पड़ोस के लोग भी अब उनके मुंह पर उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे थे। उधर आरोही पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। उसकी तस्वीरें देश की हर बड़ी बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर छपने लगी थी। वो बड़े बड़े चैरिटी के काम करती और जिया को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाती। उसने कभी भी मीडिया के सामने अद्वैत का नाम तक नहीं लिया। उसने अद्वैत को अपनी जिंदगी का ऐसा खत्म हो चुका इंसान मान लिया था जिसका कोई वजूद ही नहीं था। यही उस घमंडी अद्वैत के लिए सबसे बड़ी सजा थी कि आरोही ने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह मिटा दिया था। कुछ महीनों बाद कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिया के स्कूल में नेशनल लेवल की एक बड़ी पेंटिंग कंपटीशन हो रही थी, जहां बड़े बड़े पत्रकार और मीडिया वाले भी मौजूद थे। विषय था मेरा परिवार। आरोही सबसे आगे वाली कतार में बैठी थी। जैसे ही जिया का नाम पुकारा गया, वो छोटी सी बच्ची स्टेज पर पहुंची। उसने जो पेंटिंग बनाई उसमें कोई पिता नहीं था। उसमें सिर्फ लाल रंग की एक खूबसूरत ड्रेस पहने एक माँ थी जो अपनी छोटी सी बेटी का हाथ पकड़कर चमकते हुए सूरज की तरफ बढ़ रही थी। फिर जिया ने माइक हाथ में लिया और पूरे हॉल में उसकी मासूम आवाज गूंज उठी, ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी कोई जादूगर नहीं है, लेकिन वो दुनिया की सबसे बहादुर इंसान है। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि सबसे खूबसूरत दिल वो नहीं होता जो हीरे पहनता है, बल्कि वो होता है जो बहुत गहरी चोट खाने के बाद भी लोगों को माफ करना जानता है। हमारी जिंदगी में बहुत घना अंधेरा और धुंध आ गई थी, लेकिन मेरी मम्मी सूरज बनकर आई और उन्होंने वो सारी धुंध हमेशा के लिए हटा दी। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। आरोही की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या आज पूरी हो गई हो। लेकिन तभी उसकी नज़र हॉल के सबसे पीछे वाले दरवाजे पर गई। वहां एक बहुत कमजोर सा आदमी फटे पुराने कपड़ों में सफाई कर्मचारी की ड्रेस पहने खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि अद्वैत था। इस वक्त वो कूड़ा उठाने का काम कर रहा था और सिर्फ अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए चुपचाप वहां आया था। अद्वैत चाहता तो आगे आकर कोई तमाशा कर सकता था, मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग सकता था, लेकिन अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद और आरोही को उस मजबूत रूप में देखकर उसका बचा हुआ घमंड भी पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब वो उस रोशनी के सामने खड़े होने के भी लायक नहीं रहा। जैसे ही आरोही की नजर अद्वैत से मिली, अद्वैत ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और उस अंधेरे दरवाजे से चुपचाप बाहर चला गया। आरोही ने उसे न रोका और ना ही गार्ड्स को बुलाया। उसने बस एक गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा दी। सबसे बड़ी माफी वो नहीं होती जो हम किसी और को देते हैं, बल्कि वो होती है जो हम खुद को देते हैं, उस गलती के लिए जब हम किसी गलत इंसान से दिल लगा बैठते हैं। वक्त आगे बढ़ता गया
और देखते ही देखते करीब 2 साल गुजर गए। दिसंबर का महीना था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सफेद धुंध की चादर में लिपटा हो। आरोही अपने शानदार ऑफिस में बैठी थी, तभी उसके पास एक पुराना सा मुड़ा तुड़ा और गंदा लिफाफा आया। ये चिट्ठी अद्वैत ने शहर के बाहर बने एक सरकारी और बदहाल अस्पताल से भेजी थी। अद्वैत को लिवर कैंसर की आखिरी स्टेज थी। शराब और डिप्रेशन ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसकी बस एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले एक बार अपनी बेटी के मुंह से पापा सुन ले। ये पढ़ते ही आरोही के अंदर जैसे एक तूफान उठ गया। उसे अद्वैत से अब नफरत नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी को दोबारा उस अंधेरे साए के पास भी नहीं ले जाना चाहती थी। तभी जिया, जो अब 8 साल की हो चुकी थी, उसने अपनी माँ के सामने लाल रंग का एक सूती धागा रखा और मासूमियत से पूछा, माँ, उस दिन स्कूल में जो अंकल झाड़ू लगा रहे थे, क्या वो मेरे पापा थे? ये सुनकर आरोही बिल्कुल चुप रह गई। सच में बच्चों का दिल बड़ों से कहीं ज्यादा साफ होता है। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और जिया को साथ लेकर उस अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल का माहौल बहुत डरावना था। हवा में दवाइयों और मौत की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। उस घने कोहरे के बीच अद्वैत एक टूटे फूटे पलंग पर पड़ा था। वो इतना कमजोर और दुबला हो चुका था कि पहचानना भी मुश्किल था। आरोही दरवाजे पर ही रुक गई। जिया धीरे धीरे चलते हुए उसके पास पहुंची और बिना किसी डर के अपने छोटे छोटे गर्म हाथ अद्वैत के ठंडे हाथों पर रख दिए। अद्वैत जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं बहुत बुरा इंसान था। जिया ने अपनी जेब से वही लाल धागा निकाला और उसकी पतली सी कलाई पर बांध दिया। पापा, मम्मा कहती है जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें फूल मिलते हैं, और जो गलत रास्ते पर जाते हैं उन्हें कांटे चुभते हैं। आपको भी बहुत कांटे चुभे ना, तभी आप इतने बीमार हो गए। लेकिन आप टेंशन मत लो, मम्मा ने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था और मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। जब आप ठीक हो जाओगे ना, तब ये लाल धागा देखकर याद रखना कि हम दोनों बहुत खुश हैं। अब आपको हमारी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बड़ी होकर अपनी मम्मा का पूरा ख्याल रखूंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर अद्वैत के दिल का सबसे गहरा जख्म जैसे हमेशा के लिए भर गया। उसने कांपते हुए आरोही की तरफ देखा और दोनों हाथ जोड़ दिए। शुक्रिया आरोही, मुझे इतनी बड़ी सजा देने के लिए और मेरी बेटी को इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। आरोही धीरे से उसके पास आई। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा था और ना ही नफरत, बस एक गहरी शांति थी। उसने अपने बैग से कुछ कागज निकाले और बोली, मैंने लंदन के एक बड़े कैंसर अस्पताल में तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स भेज दी हैं। कल सुबह एक प्राइवेट प्लेन तुम्हें वहां इलाज के लिए लेकर जाएगा। तुम्हारी माँ के रहने का इंतजाम भी मैंने एक बहुत अच्छे वृद्धाश्रम में हमेशा के लिए कर दिया है। अद्वैत हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने टूटी हुई आवाज में पूछा, तुम मेरे जैसे इंसान के लिए ये सब क्यों कर रही हो? आरोही ने बाहर देखा, जहां घने कोहरे को चीरते हुए सूरज की किरणें निकल रही थीं। फिर उसने कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मैं उसे ये सिखाना चाहती हूँ कि जिंदगी में दुश्मनों को सजा देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उन्हें माफ करना भी है, ताकि हमारे अपने दिल पर नफरत का बोझ ना रहे। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका है। अब मेरी बेटी को दोबारा कभी निराश मत करना। अगले दिन वो प्राइवेट प्लेन अद्वैत को नई उम्मीद के साथ लंदन लेकर उड़ गया। आरोही ने जिया का हाथ पकड़ा और दोनों अस्पताल से बाहर निकल गईं। बाहर का सारा कोहरा छट चुका था और चारों तरफ तेज चमकती धूप फैल गई थी। तलाक के उन कागजों पर साइन करके आरोही ने सिर्फ अपना पति नहीं खोया था, बल्कि उसने अपनी वो ताकत वापस पा ली थी जिसने उसे दुनिया की सबसे मजबूत औरत बना दिया। प्यार में मिला धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे ये एहसास कराता है कि वो अंदर से कितना मजबूत है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से होती है। घमंड और लालच रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि त्याग, आत्मसम्मान और मेहनत इंसान को एक दिन ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं जहां उसकी कामयाबी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। इसलिए कभी किसी की सादगी या प्यार को उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि वक्त और कर्म दोनों हर इंसान का हिसाब जरूर चुकाते हैं।
तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, परिवार या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे केवल एक संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, धर्म या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।